नमस्कार। मनी मंत्र के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशा गुलाटी गुंबर और आज इस अंक में हम बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की, जिसे बनाना किसी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि इसकी वजह से बुढ़ापे में खुद की देखभाल करने के लिए पर्याप्त बचत करने में मदद मिलती है। और अगर आप भी इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बचत करना चाह रहे हैं तो आज का ये शो आपके लिए है। बचत या निवेश करने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय के लिए कॉर्पस बनाने में मदद मिलती है और इसके लिए ओल्ड एज के दौरान जो तमाम वित्तीय खर्च हैं उन्हें संभालने में भी काफ़ी फायदा होता है। तो अगर कोई सही योजना हम नहीं बना पाते या फिर कहीं प्रबंधन नहीं हो पाता तो मुश्किलें आती हैं और खर्चों को कवर करने के लिए दूसरों पर निर्भर होना होता है। यहीं पर रिटायरमेंट स्कीम्स आपकी मदद करते हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से करेंगे चर्चा। साथ ही चर्चा में भाग लेने के लिए बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार साहब CEO वैल्यू सर्च के हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जो भी आपके सवाल रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े हैं उन्हें करने के लिए आप 2 नंबर्स मैं आपको लगातार बता रही हूँ, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार अभी फ्लैश भी होंगे। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आखिर अगर आसान भाषा में समझें तो रिटायरमेंट प्लानिंग का अभिप्राय यानी कि मतलब है क्या, यानी कि अपने आने वाले जीवन के लिए आज और अभी से खुद को तैयार करना रिटायरमेंट प्लानिंग है। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है, निश्चित निवेश करना ज़रूरी ताकि परेशानी से बचें। आप एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करें, अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत ज़रूरी है कि आप रिटायरमेंट फंड के लिए रखें। मान लीजिए आपकी जो तनख्वाह है उसमें कुछ हिस्सा ज़रूर रखिए। सरकारी निवेश जो स्कीम्स हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उन्हें अपने निवेश की प्लानिंग में शामिल करें, जैसे कि NPS, PPF, अन्य और योजनाएं भी हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप रिटायरमेंट की सोची समझी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने उस रिटायरमेंट फंड को लगातार रिव्यू करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार निवेश कर दिया तो आप इसे भूल जाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उससे वो फायदा आपको नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए, वो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसके जरिए आप आसानी से निवेश सोच समझकर कर सकते हैं। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन क्या वो विकल्प हैं और किस तरह से इस प्लानिंग को अंजाम देना चाहिए, इसे जानने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र कुमार साहब जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्र में आपका। धीरेन्द्र जी, रिटायरमेंट का जो समय होता है वो बहुत खुशनुमा होता है, क्योंकि आप जो जीवन की आपाधापी है, जो काम करने का एक लगातार प्रेशर होता है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती है। लेकिन दूसरा जो एक प्रेशर है वो ये है कि अब जीवन निर्वहन कैसे किया जाए। तो किस तरह से प्लानिंग की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए जब हम बात करते हैं रिटायरमेंट को लेकर? रिटायरमेंट के पीरियड में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए या पूरी तरह सक्षम रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी आज हमारी जिस तरह की ज़रूरतें बदल रही हैं, उसकी तैयारी तो आपके काम करने वाले सालों में ही किया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद आप इसमें जो मुख्य काम है कि पैसा आपके पास इकट्ठा रहे, जिसको आप प्लान कर सके या आप निर्धारित कर सके कि उसको कहाँ लगाना है, उससे आपको कितना विड्रॉ करना है, आपकी मासिक ज़रूरत क्या है, ये सब चीज निर्भर करेगा। लेकिन अगर जिंदगी भर ये अगर पैसा इकट्ठा नहीं हुआ तो आप ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग आपके काम की शुरुआत के साथ ही हो जानी चाहिए। अगर काम की शुरुआत नहीं होती है तो कम से कम जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, 1-2 साल 3 साल, क्योंकि शुरुआत में हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम काम शुरू करते हैं हम इंडिपेंडेंट होते हैं और तो हम बचत हमारे फ्रेमवर्क में होता ही नहीं है, और उस समय जल्दी से जल्दी अगर हमारी इसकी चिंता हो जाती है, और ये भारत में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार जिनको मिल रहा है उनके लिए तो किसी ना किसी चीज की शुरुआत हो जाती है, चाहे वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो या NPS का अकाउंट हो। लेकिन अगर आप एक कारोबार शुरू कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे लोग आज के दिन इंडिपेंडेंटली कुछ काम करते हैं और उनके फ्रेमवर्क में ये आ ही नहीं पाता है और आपकी ज़रूरतें हजार होती हैं, तो उनके लिए ये चिंता करना, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट के और दूसरा चीज जो चिंता करने वाला है कि पहले लोग 60 साल की उम्र में रिटायर करते थे
और 70-75 साल लोगों की एवरेज जो मोर्टालिटी रेट था उसके हिसाब से जो लॉन्जिविटी था वो था। धीरेन्द्र जी, आपको अब रोकना अगर चाहूंगी बढ़कर एक मिनट के लिए, 80 साल आपको रोकना चाहूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री असम के दौरे पर हैं और सुबह उन्होंने काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहां पर सफारी का आनंद लेते हुए आप यहां पर प्रधानमंत्री को देख सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं और ये लोगों से चाहता हूं, आह्वान करता हूं कि वो काजीरंगा नेशनल पार्क आके यहाँ की जो खूबसूरती है उसका आनंद लें। यहाँ के जो लोग हैं यानी असम के जो लोग हैं उनकी ऊष्मता बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी जो आत्मा है वो डीपली कनेक्ट करेगी असम के दिल के साथ। पूर्वोत्तर से खासा लगाव रहा है प्रधानमंत्री को और ये जो तस्वीरें हैं ये आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया है, वहां सफारी का आनंद लिया है प्रधानमंत्री ने। उन्होंने एक और ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा है कि जिस तरह की प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है ये डैफलिंग टावर है काजीरंगा रेंज का जहां पर प्रधानमंत्री खड़े थे, और ये जो ओतप्रोत है प्राकृतिक सौंदर्य से जब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम शुमार है, तो उन्होंने एक आह्वान किया है कि पर्यटन के लिहाज से इस स्थल में जिस तरह से तमाम खूबसूरती को कैद किया जा सकता है कैमरे की नज़र से, आप देखिए तो लोगों को यहाँ पर बुलाने के लिए एक आह्वान किया है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ये चिन्हित है जब हम बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री हमेशा कुछ इस तरह के स्थलों को चुनते हैं और उनका ये देखिए सुबह का पहला सूर्योदय जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इस काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा, तो आप देखिए कि अब किस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड होने लग जाएगा। और जो लोग नहीं भी जानते इस बारे में और वो प्राकृतिक सौंदर्य का सफारी के रूप में आनंद लेना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि आप आइए और प्रकृति के साथ अपना वो कनेक्ट जो है उसे महसूस कीजिए। वो कनेक्ट जो प्रकृति को आपसे जोड़ता है, आपकी आत्मीयता को आत्मसात करने के लिए ये बेहद अहम है। भारत के जब हम तमाम जंगलों की बात करते हैं और ख़ास तौर पर अगर काजीरंगा की बात की जाए तो यहाँ पर भांति भांति विभिन्न प्रकार के जानवर जो हैं वो मिलते हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह कि काजीरंगा जो गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहाट से 97 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, और इसका जो पूरा क्षेत्रफल है अगर हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 430 वर्ग किलोमीटर का है। यूनेस्को ने इसे अपनी धरोहर में शामिल किया हुआ है। खास तौर पर जो राइनोसोर्स हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी किया है कि ये एक प्रजाति का सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है, यानी कि ये उद्यान एक सींग वाले जो भारतीय राइनोसोर्स यानी गैंडे हैं उनका निवास स्थान है। तो एक ऐसी जाति जानवर की जिसको देखने के लिए अगर आप वो कहते हैं ना विजुअल ट्रीट, उस लिहाज से काजीरंगा का ये दौरा बेहद अहम। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आह्वान किया कि प्रकृति से अपने इस रिश्ते को और मजबूत कीजिए और यहाँ आइए। खास तौर पर असम के लोगों का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया और कहा कि जितनी वार्मथ, जितनी उष्मता और जितना प्यार यहाँ पर आपको मिलेगा, आप देखिए सफारी का आनंद और लुत्फ उठाते हुए प्रधानमंत्री। और जब भी लोग असम जाते हैं, अगर जिन्होंने काजीरंगा नहीं देखा तो ये जो आह्वान प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है प्रकृति से जुड़ने का, तो आज यकीनन जो जब हम इसको ट्विटर पर ट्रेंड करते हुए देखेंगे टॉप लिस्ट में कि किस तरह से पर्यटन से जो राज्य की गति, यानी कि हम बात कर रहे हैं विकसित भारत, विकसित पूर्वोत्तर की, तो ये जो जर्नी है ये पर्यटन स्थलों में जब लोग आते हैं उसके बिना अधूरी रहेगी। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। और यहाँ पर सबसे अहम बात ये भी है कि सर्दियों में कई साइबेरियन जो पक्षी हैं वो मेहमान के रूप में यहाँ पर आते हैं। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजातियों की चीलें, तोते, यानी कि आपको एक डिस्टिंक्टिव वैरायटी जब हम बात करते हैं तमाम उन वनस्पतियों की भी और साथ ही साथ बात करते हैं अलग अलग जो प्रजातियां हैं जानवरों की, वो देखने को मिलेंगी। और इस राष्ट्रीय उद्यान में हम देख सकते हैं कि तमाम जो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ एक ग्रीनरी या फिर जिस
इको लाइफ की प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं कि हम इको सिस्टम को तभी मजबूत कर सकते हैं जब जो ये सप्लाई चेन है वो सुव्यवस्थित रहे, यानी बैलेंस आपका प्रकृति के साथ बनना बेहद जरूरी है। तो खास तौर पर ये जो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है काजीरंगा का, अपनी खुशी उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की है। और ये जो सफारी उन्होंने की है इसका आप देखिए, इस सफारी में जीप के जरिए उन्होंने सवारी की है और अपने आप में ये दृश्य इतने विहंगम है कि कई ऐसे टूरिस्ट, कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट, साथ ही साथ एनवायरमेंटलिस्ट के लिए भी ये बेहद अहम तस्वीर होगी आज की, पिक्चर ऑफ द डे हम इसको कह सकते हैं। और काजीरंगा की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी, जब हम पॉपुलेशन यानी आबादी की बात करते हैं एक सींग वाले गैंडे डायनासोर्स की, उस लिहाज से काजीरंगा अपने आप में इसीलिए यूनेस्को की धरोहर की लिस्ट में शामिल है। खास तौर पर अप्रैल से मई का जो महीना होता है वो बेस्ट टाइम टू विजिट यहाँ पर है। तो आप देखिए अब वो महीने भी आने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर आने का सोच रहे हैं और अब प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये महीना भी बहुत, आने वाले जो दिन हैं वो बिल्कुल उपयुक्त है काजीरंगा में आने के लिए। जिस तरह की सफारी की बात यहाँ पर प्रधानमंत्री ने की, सफारी के जरिए उन्होंने सवारी की है, तो सुबह 8 से 10 और दोपहर 2 से 4 सफारी का वक्त होता है। और ये जो जंगल सफारी है, आप कभी सोचिए जब आप इस तरह से सफारी का आनंद लेते हैं, आप प्रकृति के कितने नज़दीक अपने आप को पाते हैं। ये जो कंक्रीट के जंगलों में आप फंस गए हैं और ये जो जीवन की आपाधापी, उससे अलग जब हम इस तरह से प्रकृति का आनंद लेते हैं जैसे प्रधानमंत्री ले रहे हैं, तो आप देखिए कि आप अपने ज़िंदगी के कुछ साल जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जब देश के प्रधान सेवक के रूप में खुद प्रधानमंत्री इस बात का आह्वान करते हैं, तो आप समझिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम किस तरह का संदेश छोड़ रहे हैं पर्यावरण के लिहाज से। पर्यावरण से हमेशा से प्रधानमंत्री का बेहद अहम लगाव रहा है। इकोसिस्टम, ग्रीन लाइफ उनके ऐसे पसंदीदा विषय हैं और जीवन से बहुत जुड़े हुए और प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़ाव प्रधानमंत्री का रहा है। तो इस लिहाज से आप देखिए कि ये सफारी का जो आनंद प्रधानमंत्री ने लिया और सभी से इस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि काजीरंगा में आने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का उनका ये सफारी पर सफ़र और प्रकृति के बेहद करीब सूर्योदय के दर्शन करते हुए और यहाँ पर उन तमाम प्रजातियों को भी देखते हुए जो विलुप्त होने की अगर कगार पर होती हैं, तो किस तरह से जो ये अभयारण्य होते हैं वो उनके लिए जीवन दान साबित होते हैं। तो प्रधानमंत्री के असम दौरे से जुड़ी तमाम पल पल की लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं वो हम लगातार साझा करेंगे। लेकिन मनी मंत्र में बात होगी रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी हुई। वक्त अभी एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मार्केट पे तो बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन मेरी नजर में एनपीएस से बढ़िया और कुछ नहीं। प्रेजेंटली जो मेरा बैंक अकाउंट है उसी की नेट बैंकिंग ऐप के थ्रू मैंने अपना एनपीएस ओपन किया। अब एनपीएस की ऐप के थ्रू मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। अब तो इसमें सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल का ऑप्शन भी आ गया है, व्हिच इज ग्रेट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्र और हम चर्चा कर रहे हैं आज सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह से प्लानिंग कर आप निवेश के अच्छे विकल्प साध सकते हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं, CEO वैल्यू सर्च। धीरेन्द्र जी, किस तरह के विकल्प सबसे पहले आपके ध्यान में आते हैं जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं? तो नहीं, विकल्प के भी पहले सबसे जरूरी है कि आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए, विकल्प की चिंता मत कीजिए और शुरुआत कीजिए तो कोशिश कीजिए कि जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो पहला जो आपका निवेश है रिटायरमेंट के लिए वो कई सालों के लिए, मुझे लगता है पहला स्टॉप होना चाहिए एनपीएस। एनपीएस में अकाउंट खोल करके उसके शुरुआत का एक खास फायदा ये है, लोगों को लगता है कि ये नेगेटिव ये एक डिसएडवांटेज है, पर मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को अपने रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते। इस तरह की पाबंदी आपको फोर्स करता है कि आप डिसिप्लिन अप्रोच रखें। तो एनपीएस का खाता खोलिए और उसमें हर महीने नियमित रूप से ये डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का जादू, इक्विटी में पैसा लगाने का जादू और इक्विटी से विचलित नहीं होने का जादू, ये सब कुछ, और डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, ये सब कुछ आपको एनपीएस में मिलेगा। और शुरुआती दौर में आपको कोशिश करना चाहिए कि जब आप एनपीएस का खाता खोलें तो अधिकतम जो इक्विटी में एलोकेशन किया जा सकता है वो करें। और चूंकि आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते तो आपको तो बाजार के उतार चढ़ाव का आपको असर नहीं पड़ेगा और 5-10 साल, 15 साल, 20 साल में का जो ये निवेश है उसमें इसका असर दिखेगा। दूसरा कि जब आप रिटायरमेंट के कगार पे आए उसके 5-10 साल पहले आप कोशिश कीजिए कि आप कंप्लीटली डेट फ्री हो जाएं और अपने रिटायरमेंट में आपकी जो वित्तीय जरूरत होगी उसका आकलन बारीकी से करें, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 बड़ा सरप्राइज मिलेगा। बड़ा सरप्राइज होगा आपका हेल्थ केयर कॉस्ट, जिसके आमतौर पे आप युवा हैं और वृद्ध होने के पहले आपको हेल्थ केयर कॉस्ट का जो बड़ा सरप्राइज है कि इंश्योरेंस प्रीमियम साल में कितना लगेगा, किस तरह की स्थिति में ये इसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है और किस उम्र के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी देती ही नहीं है, कैसी कैसी कंडीशंस में, जिस समय ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। और अगर कोई क्रिटिकल अटेंशन की केयर की जरूरत हुई तो आपके लिए ये बहुत दुविधा वाली स्थिति होगी जी। तो इस चीज की तैयारी करें। एनपीएस और पीपीएफ तो एक ओल्ड स्कूल लोग मानते हैं काफी सुरक्षित निवेश के विकल्प है, लेकिन बाजार में क्या और भी ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर जो आज का युवा है वो अभी से प्लानिंग शुरू कर सकता है? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि भाई हम इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, हमने गोल्ड बॉन्ड लेकर रखा हुआ है, या फिर जो ELSS है वो हमारा विकल्प हो सकता है आने वाले समय में। जी हाँ, एनपीएस के ढेर सारे विकल्प हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप निवेश कर रहे हैं और अगर आप 10 साल से ज्यादा के लिए का समय अभी भी आपके पास है तो आप पूरा पैसा अगर अपना इक्विटी में लगा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बल्कि इक्विटी में पैसा नहीं लगाना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस होगा अधिकतर निवेशकों के लिए। दिक्कत ये होती है कि लोग इक्विटी में लगाते हैं कम समय के नजरिए से और यहाँ पे इक्विटी के उतार चढ़ाव से वो विचलित होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। इससे बचना चाहिए। निश्चिंता से इक्विटी में लगाइए 10 साल से ज्यादा अवधि के, और कम समय के पैसे को इक्विटी में कभी मत लगाइए। पीपीएफ जो कि एक 15 साल का रिकरिंग डिपॉजिट है, हर साल आप 1.5 लाख रुपए अधिकतम निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आपको गारंटेड इनकम मिलता है, गारंटेड रिटर्न मिलता है। इससे ज्यादा सुरक्षित भारत में कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, चूंकि ये एक सॉवरेन गारंटी कैरी करता है। लेकिन यहाँ पे रिटर्न मिलता है 7%। यहाँ पे आपका पैसा कई साल, आपके 15 साल की अवधि के लिए जो आप निवेश कर रहे हैं उसमें बहुत साल ये महंगाई को भी जीत नहीं पाता। तो ये आपके लिए धन इकट्ठा करने वाला जरिया नहीं है, ये आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए। एक चीज और, जैसे जिन फंड्स में हमने निवेश किया है और हमने अपने ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश भी की है, धीरेन्द्र जी आप ज्यादा बेहतर तरीके से इस पर रोशनी डाल पाएंगे कि अगर मान लीजिए आपका कोई फंड आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये तो सीधी सी बात है कि रिव्यू करना जरूरी है। मान लीजिए उतना रिटर्न आपको लग रहा है कि ये उस तरह का रिटर्न नहीं है, तो स्विच ओवर करना या उसे बंद कर फिर दोबारा निवेश शुरू करना, ये जो दुविधा है इससे कैसे पार पाया जाए? एनपीएस में ये बहुत आसान है। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वहां पे अगर आप पैसा स्विच करते हैं, एक फंड में आपका पैसा लगा हुआ है, वो ठीक कर रहा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, आप उस पैसे को निकाल कर कहीं और लगाना चाहते हैं, तो ये दुविधा इसलिए बनती है क्योंकि जैसे आप पैसा निकालेंगे जो आपका मुनाफा अभी तक हुआ है उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा और आपकी पूंजी कम हो जाएगी।
अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया था और वो बढ़ करके 2 लाख रुपया हो गया है, और आज ये जो 2 लाख रुपया हुआ है, दूसरे फंड इससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, इस वजह से आप इस पैसे को निकालते हैं। तो जो 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है उसका 10,000 रुपया आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, और आपकी पूंजी घट के 2 लाख रुपए से 190 हो जाएगी। एनपीएस में ये खासा फायदा है कि जब आप किसी फंड से दूसरे फंड में एनपीएस के स्विच करते हैं तो किसी भी तरह की टैक्स की देनदारी नहीं होती है, और ये बहुत ही सीमलेस तरीके से आप साल में 4 बार बदलाव कर सकते हैं। तो एनपीएस काफी सुविधाजनक है टैक्सेशन के नजरिए से भी। जी धीरेन्द्र जी, एक चीज़ और भी हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि ख़ास तौर पर जब हम बचत की बात करते हैं या हम चाहते हैं कि हम निवेश के अन्य विकल्पों की इस पर चर्चा करें, रिस्क एपिटाइट ख़ास तौर पर जब हम रिटायरमेंट की बात की प्लानिंग कर रहे हैं, भाई रिटायरमेंट से पहले तो हम कहते हैं कि आपका रिस्क एपिटाइट जितना आप की कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखकर रिस्क एपिटाइट कैसे मैनेज किया जाए? रिस्क एपिटाइट एक बहुत ही बदलता हुआ टारगेट है। जब आपका बाजार से परिचय नहीं हो, पहली बार आप निवेश कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके थोड़ा पैसा लगाने के बाद बाजार 1 महीने में 10% गिर गया, तो आप काफी परेशान हो जाते हैं, कई बार घबरा के अपना पैसा निकाल देते हैं। जब आप 2-3 साल निवेश कर लेते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा ये अक्सर होता रहता है, तो आपका जब ये उतार चढ़ाव से परिचय हो जाता है, आपका रिस्क एपिटाइट बदल गया। आपके लिए वो पैसा कितना जरूरी है। अगर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं और 2,500 रुपये बड़ी मुश्किल से, बल्कि कुछ खर्चा काट के बड़ी मुश्किल से आप वो बचा पाते हैं, तो आपके लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 लाख रुपया या 25 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और आपके लिए 10-20 हजार रुपया ऊपर नीचे हो जाना आपको बहुत ज्यादा विचलित नहीं करता, आप चिंतित नहीं होते हैं, तो ये रिस्क एपेटाइट है। रिस्क एपेटाइट बदलता रहता है और ये पूरी तरह से आपकी सक्षमता पे और आपके बहुत आपने अहम जानकारी दी। और हमारे साथ पहले कॉलर जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र जी, राजेश जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। राजेश जी पूछिए सवाल। मेरा क्वेश्चन ये है कि LIC का बहुत सारा ऐड आता है न्यूज़पेपर में, तो LIC का पेंशन स्कीम कौन सा अच्छा है? धीरेन्द्र जी, LIC का जो एन्युटी स्कीम्स है, जितने भी एन्युटी स्कीम है, उसका एक खासा, मुझे लगता है कि भारत में किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो भी कोई भी एन्युटी स्कीम बहुत कारगर नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह, क्योंकि जो मोर्टेलिटी टेबल ये लोग यूज करते हैं, क्योंकि जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप कोई पेंशन पॉलिसी लेते हैं या एन्युटी खरीदते हैं, तो यहाँ पे इस बात पे निर्भर करता है कि आप जो इंश्योरेंस कंपनी एक रिस्क भी ले रही है कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इतना पेंशन मिलता रहेगा, और एक खास दर से। और अगर आप वो पॉलिसी लेते हैं, एक ऐसा एन्युटी 3 फॉर्म में आता है। एक, आपको कांस्टेंट पैसा मिलता रहेगा, एक जो कि पूंजी आपके नॉमिनीज को आपके मरने के बाद मिल जाएगा, और तीसरा जिसमें कि सालाना महंगाई दर से आपका पैसा या सालाना वो आमदनी आपकी बढ़ती रहेगी। जो सालाना आमदनी बढ़ती रहेगी उसका रिटर्न इतना कम है कि निवेशकों के लिए वो बल्कि बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठा करके भी आपको कोई खास आमदनी नहीं हो पाती जी। मुझे अधिकतर निवेशकों को एक अच्छे फंड का विकल्प देखना चाहिए, और वहां पर एक मेथोडिकल विड्रॉल प्लान 5 से 6% का, ये शायद एक बड़ा कारगर तरीका साबित होगा। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी से बचिए जी। लगातार ये चर्चा जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर भी कई कॉलर्स जुड़ने के लिए तैयार हैं, और जानेंगे साथ ही साथ कि किस तरह से हम इस दायरे का विस्तारीकरण कर सकते हैं जब बात होती है रिटायरमेंट प्लानिंग की। जुड़े रहिए मनी मंत्र के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यार लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game.
तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है मनी मंत्र में। हम लगातार रिटायरमेंट प्लानिंग पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि भाई रिटायरमेंट प्लानिंग ये इंसान कर रहा है तो उसकी तो जो जीवन का है वो अंत आ रहा है और ये बूढ़ा हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक बड़ी शुरुआत हो सकती है, खास तौर पर जब हम बात करते हैं रीडिस्कवर, रीलर्न और रीलिविंग की। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के। उस लिहाज से अगर सोचें तो ये जो धारणा है, ये जो एक खास तौर पर हमारे दिमाग में जो एक सोच है, इसका बदलना कितना जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है और ये अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप काम करने वाले वर्षों में, अगर आप 20-30 साल काम करते हैं, अगर आप 65 साल की उम्र में भी अगर आप रिटायरमेंट लेने की सोचते हैं, तो आपको उसी पीरियड में एक तो आपको सक्षम हो जाना पड़ेगा ताकि अगले जो 30, 35, 34, 50, 40 साल आप जीवित रहेंगे उसमें आपका पैसा खत्म नहीं हो। क्योंकि आपके जीवित रहते हुए आपका बचा हुआ पैसा खत्म हो जाए तो आपके लिए ये रिटायरमेंट का फेज बहुत ही दुखदायी हो जाएगा। दूसरा, आपको मन लगाना, एंजॉय, जो आप बोल रही थी कि रीडिस्कवर और रीलिविंग, उसके एवेन्यूज को एक्सप्लोर करके अपने हॉबीज डेवलप करना, अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना। और ये तो आपको 2 चीज करना है। केवल पैसा होने से आपके लिए ये आपका रिटायरमेंट पीसफुल या एंजॉयबल नहीं होगा जब तक कि आपको अपने समय के उपयोग के लिए अगर आप एक दिशा निर्धारित नहीं कर देते। जी, मुझे लगता है कि जो लोग ये आज शो देख रहे थे, यानी कि जो हम जैसे भी हैं, जो टीवी के उस पार हैं, उन्हें बहुत अहम जानकारियां, काफ़ी इंपॉर्टेंट थंब रूल्स मिले होंगे रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर और निवेश के तमाम इन विकल्पों में भी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी, आपके साथ हमेशा चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है मनी मंत्र में। तो देखिए, हमने कोशिश की कि इस कम समय में आपको बेहतरीन विकल्प के साथ वो तरीके बताएं, वो कुछ टिप्स थे जिसके जरिए आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह के निवेश से जुड़े तमाम और अन्य विषयों को लेकर हम लगातार हाजिर होते रहेंगे शनिवार सुबह 9:30 बजे मनी मंत्र में। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं खबरें मेरी सहयोगी शैला निगार के साथ। नमस्कार। मनी मंत्र के प्रायोजक